Hello everyone, good evening. This side Vinay Sharma, and today we are going to see an important topic related to Supreme Court guideline regarding Ramsar wetland side. ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि रामसर वेटलैंड के साइड पे अराउंड पे माइनिंग का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात की है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये आप समझेंगे कि कैसे सेंटर वर्सेस स्टेट और कैसे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट और कैसे जो भी इन्वायरमेंट के लॉज बने हुए हैं वो कैसे इम्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर को सुन रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो वो ऑर्डर था फरवरी 2024 का। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर अराउंड तक कोई भी माइनिंग नहीं करेगा। अगर माइनिंग करेगा तो उसके लिए प्रियर परमिशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर परमिशन लेके आओगे आप तभी 10 किलोमीटर तक आप माइनिंग कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं है आपके पास में तो आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और असन बेसिकली पाया कहाँ जाता है, जो असन वेटलैंड है ना वो कहाँ पाया जाता है? असन पाया जाता है बेसिकली, असन रिवर है उत्तराखंड में, असन रिवर और यमुना रिवर की कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे दोनों रिवर मिलती है ना, तो उसके कॉन्फ्लुएंस पे पाया जाता है। तो ऊपर हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है और इधर उत्तराखंड है, ठीक है, तो दोनों पाए जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी कि भाई ये जो केस है ना उत्तराखंड पे अप्लाई होगा, ठीक है, कि आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे हिमाचल प्रदेश भी आ गया। अब हिमाचल प्रदेश कह रहा है भाई ये हमारे यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भाई ऐसा कैसे नहीं होगा, तो बोल रहे ये हमारे हिमाचल प्रदेश में तो पाया ही नहीं जाता भाई, मतलब हमारे यहाँ तो इसकी बाउंड्री नहीं लगती है तो हम तो माइनिंग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत सर सुन रहे थे, उन्होंने कोर्टली इसका वर्डिक्ट दिया और उन्होंने बोला कि इसकी गाइडलाइन ना उत्तराखंड से केवल कन्फाइंड नहीं है, सॉरी, हाँ, बोल रहे कि ये जो गाइडलाइन बनी है ना ये केवल उत्तराखंड तक कन्फाइंड नहीं है, ये कन्फाइंड सब जगह होंगी। फिर जस्टिस जयमाला बागची करके थे, उन्होंने बोला कि अगर कहीं भी कम्युनिटी रिजर्व है या फिर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है तो जो असम केस के ऊपर जो गाइडलाइन बताई गई थी, ठीक है, वो गाइडलाइन अप्लाई होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है वो परमिशन लेके आइए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर था, फॉरेस्ट में, इसकी गाइडलाइन लेके आइए आप कि भाई ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो जो भी गवर्नमेंट के लॉज है उस बेसिस पे अप्लाई कीजिए, बट ये फ्रेमवर्क नहीं अप्लाई होगा आपके यहाँ माइनिंग के लिए, ठीक है। अब था क्या कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी माइनिंग की एक्टिविटी नहीं होगी 10 किलोमीटर तक के रिजर्व के पास में, ठीक है, कोई भी रिजर्व है अगर तो नहीं होगी। तो अगर अगर लेनी भी है आपको किसी की परमिशन तो वो परमिशन आपको जो NBWL है ना उसके यहाँ पे जाके स्टैंडिंग कमेटी से आप बात कीजिए और आप अपनी गाइडलाइन लेके आ जाइए, उसके बाद आप करिए आके। फिर बेंच ने ये भी कहा कि वेटलैंड डेजिग्नेशन एज अ रामसर साइट वारंटेड हाईलाइटेड सिक्योरिटी ऑफ एक्टिविटीज दैट कुड अफेक्ट इट इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। द लेटेस्ट क्लेरिफिकेशन इंडिकेटेड दैट सेम प्रिंसिपल वुड अप्लाई टू अदर वेटलैंड कंजर्वेशन अक्रॉस इंडिया, और यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा जितने भी वेटलैंड कंजर्वेशन है अक्रॉस इंडिया सब पे अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं कि वेटलैंड रूल्स बनाए गए थे 2010 में, ठीक है। जब वेटलैंड रूल 2010 में बनाए गए थे तो उसमें प्रोविज़न ये था कि एक्टिविटीज़ आप प्रोहिबिटेड हैं, आप यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं कर सकते हैं, डंप नहीं वेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि वेटलैंड का इकोसिस्टम खराब हो रहा हो आप वो नहीं कर सकते। तो इसमें प्रोविज़न था और इसमें गाइडलाइन भी थी 2010 के। बट जब सेकेंड टाइम पे 2017 में, ठीक है, वेटलैंड रूल का अमेंडमेंट किया गया। उस रूल के अमेंडमेंट के तहत में बताया गया कि ये माइनिंग जो स्पेसिफिक है ना प्रोहिबिटेड कर रही थी जो 2010 के में, वो इसमें हटा दी गई, ठीक है। और ये चीज जो माइनिंग की एक्टिविटीज थी ना ये 2017 के रूल में हटा के ना पूरी अथॉरिटीज जो है ना वो दे दी गई किसको, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया सिस्टम। अब सोचो पहले क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था तो सेंटर पास रूल रहता था 2010 की गाइडलाइन के हिसाब से कि भाई यहाँ पे कोई एक्टिविटीज ऐसी नहीं करोगे जिससे कि इफेक्ट करे। अब 2017 में आया तो सिस्टम स्टेट के हाथ में चला गया। अब भाई स्टेट बेसिकली चाहेगा ही ना चाहेगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट का जनरेशन हो, मैक्सिमम हो, तो वो करेगा ना, अपने यहाँ माइनिंग करेगा, अपने यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा
टूरिज्म का सेक्टर बनाएगा, वहाँ पे होटल्स इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू आए, तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा ना, मतलब वहाँ के वेटलैंड इकोसिस्टम को। तो इसी वजह से ये जो रूल थे ना 2017 के, ये चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी अभी हियरिंग चल रही है। उसी हियरिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि 10 किलोमीटर तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हुआ गया कि ये जो माइनिंग एक्टिविटी है जो भी है, ये प्रोहिबिट करता है, आप ये सब प्रोहिबिट करता है, किसमें, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट जो है ना 1972 का, इसमें ये प्रोहिबिट करता है कि आप नहीं कर सकते हो। बट ये कहीं भी चीज़ वेटलैंड रूल्स 2017 के इसमें मेंशन नहीं है ऐसा चीज़, ठीक है, कि आप प्रोहिबिट करेंगे, ये स्टेट के हाथ में छोड़ दिया गया। या फिर अगर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया अगर कोई परमिशन आपको लिख के दे रहा है, ठीक है, तो जाके आपका हो सकता है। या फिर आपको प्रियर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, किसके अंडर, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का, उसके थ्रू में। और कोई भी अगर माइनिंग प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA बोलते हैं, EIA 2006 का है, उसके तहत में उसको प्रियर अप्रूवल चाहिए, वो देखा जाता है, उसके बाद ही आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टोटल रिगार्डिंग न्यूज़ की असल में क्या क्या न्यूज़ चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइन बोली है रिगार्डिंग रामसर वेटलैंड साइड के लिए, कि आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं, माइनिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और असम जो है वो पाया जाता है अपना उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश लेके गया था अपना कि भाई ये मेरे पे अप्लाई नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई क्यों नहीं अप्लाई करेगा, आप पे भी अप्लाई करेगा। तो उसी के केस के रिगार्डिंग ये पूरा एक कहानी जो टाइप की थी मैंने आपको बताई। अब रामसर साइट के बारे में देख लेते हैं कि रामसर साइट क्या है और वेटलैंड क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। मैं उतनी देर से आपको बता रहा हूँ टोटल वेटलैंड के बारे में, तो मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है, ठीक है। रामसर साइट का टोटल जो 1971 में हम लोगों ने साइन किया था ईरान के साथ में, कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो वहाँ पे हम साइन करके आए थे कि हम भी अपने आप ही पर कंजर्वेशन करेंगे और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और 1982 में इंडिया इसका कॉन्ट्रैक्टरी पार्टी मेंबर बन गया था, ठीक है, 1982 में, ठीक है। और इंडिया ने रिसेंटली में ग्लॉ लेक करके है अरुणाचल प्रदेश की, उसको ऐड किया है, तो अपने यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 101 रामसर साइड हो गई है, ठीक है। और 98 थी इस ईयर में हमारे पास, 98 थी, 98 से हम लोग पहुँच गए 101 में। रिसेंटली में अभी एटा भी की गई है, यूपी की है, ठीक है। गोकुल झील थी बिहार वाली, वो भी की गई है, और सेखा झील करके वो भी की गई है, अभी अलीगढ़ में पाई जाती है जो यूपी की, तो बहुत सारी की गई हैं, तो अभी 101 हो गई टोटल मिला के। अब मैंने जो साइट प्रिपेयर की है, मतलब जो भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ वेटलैंड की। तो बेसिकली होता क्या है वेटलैंड, सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि वेटलैंड क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा कहानी सुना रहा था वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड की हमें ज़रूरत क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो वेटलैंड क्या है, अगर रामसर कन्वेंशन के हिसाब से अब वेटलैंड इज डिफाइंड एज द एरियाज ऑफ मार्स, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, या तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, फ्रेश हो, ब्रैकिश हो या सॉल्ट वाटर हो, इंक्लूडिंग सम एरियाज ऑफ मरीन वाटर विद अ डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। मतलब अगर कोई मरीन वाटर के पास में कोई एरिया पाई जा रही है तो वहाँ पे लो टाइड आए, वो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। तो वो हमारी सारी किस में आएंगे, वेटलैंड में आएंगे। या तो आर्टिफिशियल होना चाहिए, या फिर नेचुरल हो जाए, या परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, वाटर उसमें स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, फ्रेश भी हो सकता है वाटर, साल्टी वाटर भी हो सकता है, ब्रैकलिस वाटर भी हो सकता है ना, पीटलैंड हो, मार्सी एरिया भी हो, फैन हो, वाटर हो, मतलब वहाँ पे होना चाहिए। और फिर एक चीज़ उसमें और अटैच की गई, वो क्या है, Article 2.1 of a convention provides that wetland may include riparian and coastal zones adjacent to wetland and island and bodies of marine water deeper than 6 meter at low tide lying within wetland, ठीक है, ये सारा करेगा। और फिर क्या है कि there exist marine and coastal wetland such as ओपन कोस्टल होने चाहिए, ठीक है, कोरल रीफ्स के हों, सेंचुरीज हों, टाइडल फ्लैट हों, मैंग्रोव हों, कोस्टल लगून हों, इनलैंड वेटलैंड सच एज परमानेंट हो, सीजनल रिवर से पास में हो, इनलैंड डेल्टास हो, फ्लड प्लेन हो, है ना, ये सारे किसमें क्या आते हैं, वेटलैंड की कैटेगरी में, ठीक है। और ह्यूमन मैन मेड वेटलैंड भी हो सकते हैं, जैसे कि रिजर्वायर हो गया, बैराज हो गया, डैम हो गया, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स हो गया, एक्सकवेशन एंड ब्यूरो पिट्स हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स हो गए, है ना, इरिगेशन कैनाल हो गई, डिचेस हो गए, इरिगेशन पॉन्ड्स हो गए, और राइस फील्ड। ये क्वेश्चन याद रखना, मतलब कि राइस फील्ड ऑल्सो कम्स इन अ वेटलैंड,
बट कैसा वेटलैंड में आता है? ह्यूमन मेड वेटलैंड में, ठीक है। आउट ऑफ दीज वेटलैंड्स आर इंटरलिंक्ड हाइड्रोलॉजिकली and ecologically, merging into one other and larger landscapes. Wetlands should therefore be considered as a part of river basin or coastal zone. अब देखो ह्यूमन मेड भी हो सकता है, ठीक है, लेक्स भी हो सकती हैं वेटलैंड में, रिवर फ्लड प्लेन भी हो सकते हैं, ऑक्सबो लेक होती है, मतलब लेक्स जो भी पानी निकल के ना अलग साइड पे पहुंच जाए, जैसे लेक एक फ्लो हो रही है कोई भी, और लेक ना मतलब रिवर फ्लो हो रही है कोई, नॉट लेक, रिवर फ्लो हो रही है कोई भी, और रिवर का ओवरफ्लो हो गया, वो एक अलग अपना सबमर्ज बना ले, बट पानी वही हो जो रिवर से आ रहा है, तो वो ऑक्सबो लेक हो जाती है। फिर सेंचुरीज आती है, सेंचुरीज, ठीक है। स्वेम्स हो, कुछ भी मार्सीज एरिया हो, जैसे मैंग्रोव्स वाला स्वेम्स होते हैं ना, तो वो मार्सेस हो, तो ये सारे किस में आते हैं? वेटलैंड में आ सकते हैं। ह्यूमन मेड वेटलैंड में क्या क्या आता है? दीज आर वेटलैंड बिल्ड फॉर अ टाइप्स ऑफ वेटलैंड है ये। जैसे ह्यूमन मेड वेटलैंड क्या होता है? दीज आर द वेटलैंड बिल्ड फॉर अ पर्पस सच एज स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग फिश और फॉर रिक्रिएशन, रिजर्वायर, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, सॉल्ट पैन्स, डैम्स, बैराज, ये सारे किसमें है? ह्यूमन मेड वेटलैंड में। लेक आ जाती हैं, ठीक है। लेंटिक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? लेक्स एंड पॉन्ड आर लेंटिक सिस्टम, और इसमें क्या होता है? डाइवर्स इनलैंड फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल हो भी सकते हैं और एक्वेटिक हो भी सकते हैं। फिर रिवर फ्लड प्लेन आती हैं, है ना, लेक्स आए, रिवर फ्लड, ह्यूमन मेड वेटलैंड हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है महानदी डेल्टा में अंसुपा करके पाई जाती है एक, ठीक है, अंसुपा रिवर है तो उसमें पाई जाती है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे भी है, गंगा रिवर बेसिन पे भी है। इसमें होता क्या है? ऑक्सबो आर फॉर्म्ड व्हेन द meanders of river is cut off due to silt deposition or changing river changing course, आइसोलोड और क्रिसेंट शेप वाटर बॉडीज। मैंने दिखाया ना क्रिसेंट शेप, ये जो होता है ना, ये क्रिसेंट शेप दिख रहा है ना, ये चीज, ये क्रिसेंट शेप है, ठीक है। ऐसा फ्लो हो जाता है ड्यू टू सिल्ट डिपोजिशन, और रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती है। फिर मार्सेस एरिया में आता है कन्वर झील आती है, कवर झील, जो कि मार्सेस एरिया है, जो कि बूढ़ी गंडक बिहार में पाई जाती है, वहाँ पे बनी है मार्सेस में, ठीक है। और हर्बीसियस प्लांट होते हैं यहाँ पे, सस्टेन बाई वाटर सोर्सेज अदर देन डायरेक्ट रेनफॉल लाइक सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर और टाइडल फ्लो। फिर सेंचुरीज आ जाती हैं। सेंचुरीज में क्या क्या आता है? सेंचुरीज इज अ पार्शली इनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर विथ वन और मोर रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू इट, और इट विथ अ फ्री कनेक्शन टू इट ओपन सी। मतलब मान लो सेंचुरीज क्या है? मतलब एक दो रिवर भी आ रही हो जिसमें ब्रैकिश वाटर भी हो, कोई भी हो, तो वो उसको कनेक्ट कर रही हो, और उसका जो कनेक्शन हो सेंचुरी का वो ओपन सी में हो, ठीक है। ये ट्रांजिशन की जोन काम तरीके से काम करती है रिवर में और मेरीटाइम इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। ये क्या ट्रांजिशन जोन के बीच में काम करती है? जैसे चिल्का लेक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। चिल्का लेक, चिल्का इज द लगून इन ओडिशा सेपरेटेड इन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय अ लॉन्ग सैंड वर्म, ठीक है। फिर स्वेम्स आ गए, तो स्वेम्स में मैंग्रोव होते हैं, और ये सुंदरबन डेल्टास जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। डोमिनेटेड बाई ट्रीज, दे हैव द पुअर ड्रेनेज एंड सफिशिएंट वाटर सप्लाई टू कीप द ग्राउंड वाटर लॉग्ड एंड लेवल्स ऑफ मिनरल्स टू स्टिमुलेट डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ आपके वेटलैंड जो भी है। और मैंने वेटलैंड बता दिया किस किस टाइप के हो सकते हैं। ह्यूमन मेड भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, राइस फील्ड, इरिगेशन, पॉन्ड्स हो, डिचेस हो, ये सारे आपके क्या आते हैं? वेटलैंड में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों को वेटलैंड से बेनिफिट क्या क्या है। तो मैंने इसका एक मेमोनिक्स बनाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको भी समझ में आया वो मेमोनिक्स। जैसे मान लो बेट, बेट नहीं लगाते हैं, तो बेट, WET, बेट, और 3W, ठीक है, बेट 3W या 3W बेट, जो भी है उस तरीके से कर लो। तो एक बेट का मतलब होता है तुम्हारा कि काम करेगा ये सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। और एक वेटलैंड का मतलब है कि ये वाटर प्यूरिफाई के तरीके से काम करेगा, ठीक है। एक जो W का मतलब हो वेटलैंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब सोर्स ऑफ वाटर भी है वेटलैंड, क्योंकि ये फ्रेश वाटर भी देता है कभी ना कभी, प्यूरिफाई के तरीके से काम करता है, ठीक है। और वेटलैंड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे फिशेस हो गया या राइस होते हैं, जैसे केरल में काम करते हैं, वो वेटलैंड साइड ही है उनका, बट उसमें वो राइस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो समुद्र है वहाँ से पानी जो आ जाता है ना, उसका छोटे छोटा वो उनके छोटे छोटे पैचेस में फिल हो जाता है, उसी पैचेस में ही वो अपनी राइस की कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और एक 3W हो गई, ठीक है। अब मैं बी से बात करता हूँ, तो एक्ट एज अ बफर फॉर फ्लड और स्ट्रीम, ठीक है। इन दोनों से बफर का काम करता है। एक बी से ये हो गया। एक ई से आता है एजुकेशन और रिसर्च पर्पज में काम आता है। एक टूरिज्म सेक्टर में काम आता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वेटलैंड क्लाइमेट चेंज में भी अच्छा काम करता है, तो ये कॉमन है, सबको याद होना चाहिए। और माइग्रेटरी वर्ड्स भी आ जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए।
और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बनाता है। तो ये हो गए, ये 3 कॉमन है, बाद बाकी मैंने एक थोड़ा मेमोनिक्स बनाने की कोशिश की है। बेट 3W, ठीक है, बेट 3W। तो ऐसे करके याद कर लेना कि क्या क्या बेनिफिट है उसके, तो हो जाएगा उससे। फिर थ्रेट क्या क्या है टोटल मिला के, बेनिफिट कुछ ना कुछ तो थ्रेट होंगे ना वेटलैंड के। अब जैसे देखो क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है यहाँ का, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको मैंने बनाया है ACP, ACP ने क्या किया है, ACP ने IO से, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, IO से UC के लिए मांगा, ठीक है, UC के लिए मांगा। ACP ने IO से UC के लिए मांगा। ये मतलब क्या हो गया, जाके अल्टरेशन हो रहा है नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम्स का, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत मतलब जो भी पॉल्यूटिंग करने वाली चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। कैचमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे जितना पानी मिलना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वेटलैंड वर्क करते थे एज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब देखा ना आपने, रबड़ होता है जैसे मान लो, तो उसमें पानी जितना होता था वो उसको नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देता था आराम से। तो वो कहीं ना कहीं उनकी जगह को बिल्डर्स ने या फिर लोगों ने उस पर अपने बिल्डिंग क्रिएट कर लिए, कंक्रीट बना दिए, तो एक वो स्पॉन्ज के तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उनका कैचमेंट एरिया जो है ना डिग्रेड हो रहा है। तो सी से कैचमेंट हो गया, पी से पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ACP हो गया, ACP हो गया, ठीक है। फिर आई का मतलब क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज आ गई आई से, ठीक है। ओ से क्या है, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और UC से क्या हो गया, अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो रहा है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये हो गया टोटल मिला के थ्रेड इसके। ACP ने IO से UC बोला, UC के लिए बोला, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे NBWL होता है संस्था। NBWL क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसका पहले जो नाम था वो था IBWC, इसको बोलते थे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बना था 1952 में पहली बार। फिर क्या हुआ कि ये चलता रहा, फिर हमारे पास एक एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ये एक्ट 2 बार अमेंडमेंट किया गया, एक 1991 में और दूसरा अमेंडमेंट किया गया 2002 के अंदर। जब 2002 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया, उस 2002 में जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, इसको हमने चेंज करके बना दिया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इट इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन और सोल अथॉरिटी है इसके पास में किसी भी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने के लिए, उसके प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए। और इनका जो मेन काम है वो है प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए। जो NBWL ये चेयर करते हैं PM सर, और इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के जो भी मिनिस्टर होंगे उस टाइम पे वो। कुछ इंपॉर्टेंट अदर मिनिस्टर होते हैं, सम फॉरेस्ट ऑफिसर ऑल्सो, सम अदर डिपार्टमेंट लाइक ED अटैच भी करते हैं, या फिर जो भी वेटरन पर्सन होते हैं जिनको इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वो सारे लोग इस बोर्ड के मेंबर होते हैं। टोटल आई गेस 47 कुछ मेंबर होते हैं टोटल मिला के इसमें। तो ये हो गया टोटल वेटलैंड के बारे में। और क्या गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, 10 किलोमीटर तक माइनिंग के लिए प्रॉफिट था, अगर करनी हो तो आपको पहले से परमिशन चाहिए। और कोई भी वेटलैंड कंजर्वेशन के रूल में ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये हटा दी गई थी 2017 के गाइडलाइन में। माइनिंग आइनिंग को लेके जो भी है ये सब कुछ स्टेट के अंदर में डाल दिया था 2017 में डिसेंट्रलाइज करने के लिए। बट मैंने बताया कि कैसे वो इस चीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फर्दर रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। जैसे ये जो अपने पास में रिवर है, चंबल रिवर में कैसे वो लोग केन बेतवा में या चंबल में कैसे वो माइनिंग कर रहे हैं सैंड की, बहुत इलीगल तरीके से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार उस पर बोला भी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को लेके हम लोगों को काफ़ी कुछ करना भी है अभी। तो ये था जो मुझे कराना था 7th का, ठीक है। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ कभी कभी आती है, मैंने थोड़ा माइक का देखा है, तो आई होप कि 2-4-5 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा माइक का इशू। तो अभी तो मैंने दूसरा एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, मुझे भैया ने सजेस्ट किया था एक कि आप ये यूज़ करके देख सकते हैं, तो मैंने वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि अभी साउंड थोड़ा सही आए मेरा, और 1-2 दिन में आप देखते हैं, मतलब हो जाएगा सही तो करते हैं, ठीक है। बाद बाकी कुछ और स्लाइड थी इसमें, जैसे कि अभी रिसेंटली में MDR चल रहा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, तो उसको थोड़ा बता देता हूँ। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में होता क्या है कि जैसे मान लो कि आप ट्रांसैक्शन करते हैं UPI से अभी, तो आप पे कोई फ़ीस नहीं लगती है। बट अगर कोई बड़ा मर्चेंट कोई ट्रांसैक्शन करता है, ठीक है, जिसका ट्रांसैक्शन लाइक करोड़ों का टर्नओवर जिसका होता है, उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ लिया जाता है, परसेंटेज में लाइक 0.5 या फिर 1.0 कुछ ऐसे करके।
परसेंटेज लिया जाता है उन लोगों पे कि आप इतना परसेंटेज दे दिए। तभी देखो होगा कभी कभी जाते हो दुकान पे, आपको कहते हैं कैश में नहीं है क्या, कैश दे दो हमें, तो उनका यही रीज़न होता है कि ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है उन पर, ठीक है, तो मना करते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज के लिए। बट ऐसा हम लोगों का यूपीआई चार्ज जब करते हैं ना, यूपीआई पेमेंट करते हैं पर्सन टू पर्सन, तब नहीं चार्ज लगता है, बट पर्सन टू मर्चेंट अगर करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। तो ऐसे ये लोग एमडीआर लेके आए थे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो होता क्या था, अगर बैंक से बैंक में ट्रांजेक्शन कहीं भी हो रहा है ना, तो उसमें सर्टेन परसेंटेज अमाउंट पे जो भी उनको डिस्काउंट होता था वो आरबीआई पे करती थी उनको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जुलाई में, जून में और इन द मंथ ऑफ में हम लोग का यूपीआई ट्रांजैक्शन ना ट्रिलियन में पहुंच गया है। बहुत सारा हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई से, छोटे छोटे पेमेंट भी यूपीआई से हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं डिजिटल इकोसिस्टम की ये काफ़ी अच्छी बात हुई डीपीआई की, कि ये काम अच्छे से चल रहा है। तो फिर अब इस पर सब लोग बोलने लगे कि अगर ऐसा चलेगा ना कि मतलब आप अगर पेमेंट करने के टाइम पे आप अगर फीस वैलिड कर देंगे तो लोग फिर से स्विच कर जाएंगे कैश पे। और आप यूपीआई इसी वजह से लेके आए थे कि लोग कैश का कम से कम यूज़ करें, बट अगर यहीं लेके आएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आरबीआई कहता है कि भाई हमें भी तो अपने यहाँ इंफ्रा बनाने के लिए पैसे चाहिए ना थोड़े बहुत। तो सरकार बोलती हाँ भाई पैसे तो चाहिए। तो फिर दोनों के लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ कि चलो ठीक है देखते हैं क्या करना है। तो उन्होंने सोचा है कि यार ये लगाएंगे, बट हमारी ताई जी ने आके आगे से बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एमडीआर विल ओनली फॉर द मर्चेंट नॉट यूपीआई इंड यूजर। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को बताया है, बट कहीं ना कहीं अफवाह तो इस बात की चल रही कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली में ना इन लोगों ने बजट भी पास किया, बिल पास किया है, और उस बिल में लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट, ये ओपन हो जाए थोड़ा सा, वेट ये रहा, पे वॉल करके आया था, इन्होंने एक बिल पास किया है। उस बिल में ये कहा है कि अमेंडमेंट किया है, द ओनली ऑफिशियली चेंज दैट हैज बीन मेड इनटू अमेंडमेंट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट दैट will now allow the government to notify which type of transaction can attract a charge. This was done through the Taxation and Other Law Amendment Bill 2026, ठीक है, और जो कि लोकसभा से पास हुआ है बिना किसी डिबेट के, ठीक है। Government sources say that charges could be allowed only for transaction conducted by a large merchant with turnover more than 1 crore or 1.5 crore or transaction above 2000 rupees in a value। तो उन पे ये अप्लाई हो सकता है, और ये 5% की लिमिट तक कहीं हो सकता है। तो उस पर है, तो इस पर ये डिबेट चल रहा है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और मल्होत्रा साहब ने कहा है, जो आरबीआई के संजय मल्होत्रा साहब गवर्नर है, उनका समबडी हैज़ टू पे ना, किसी ना किसी को तो पे करना चाहिए। अब वो किसी ना किसी हम लोग होंगे, मतलब जो भी नॉर्मल पर्सन है वो हो सकता है, या फिर बड़े बड़े मर्चेंट ही रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इसी में बेसिस है, बाकी यही था पूरा डिबेट का जो कॉन्सेप्ट है एमडीआर का। आप रिसेंटली में न्यूज़ में सुन रहे होंगे एमडीआर को लेके, तो ये वही था, ठीक है। और मेरा आर्टिकल ये भी जो भी करा रहा हूँ, जो भी न्यूज़ का होता है, ये इसका कराने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ तड़कता भड़कता इन्फॉर्मेशन दे दूँ मिर्च मसाला लगा के। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑल अबाउट कि गेनिंग सम काइंड ऑफ गुड नॉलेज, जिससे आप समझ जाएँ कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं आके कोई आपको सनसनी खबर सुना रहा हूँ न्यूज़ मीडिया की तरीके से। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे बेटलैंड का टॉपिक कराया है, तो ये कन्वर्स है, 360 है। आप पे थ्रेट क्या क्या है, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें इसकी हुई हैं, और रिसेंटली में क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है और क्या नहीं दी है, उसके बारे में था, ठीक है। जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कराया, उससे पहले हैंडलूम का कराया। तो ये सारा किस वजह से करा रहा हूँ मैं कि एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए पूरा एक टॉपिक का, तो उस बेसिस में करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे कोई और न्यूज़ रहती है तो मैं उसको आपको बताऊंगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और थी, मैं और बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये चीज़ कि तमिलनाडु में जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं ना, उनको कोटा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एससी का, ठीक है। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनको बेनिफिट मिलना चाहिए बैकवर्ड क्लास का या नहीं मिलना चाहिए। मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आएंगे या सुप्रीम शेड्यूल कास्ट में आएंगे ये मुस्लिम्स जो कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस से। तो उसके लिए बोला है, तो अभी जजमेंट आएगा तो उसके बारे में देखता हूँ फिर आगे क्या होता है। कोई भी न्यूज़ आएगी इसके बारे में तो मैं बताता हूँ। बाकी जो पैराग्राफ 3 है ना शेड्यूल कास्ट का 1950 का ऑर्डर, उसमें ये बात बोली गई है कि कोई भी पर्सन जो कि हिंदू से कैटेगरी से हो या फिर सिख कैटेगरी से या बुद्धिज्म कैटेगरी से, अगर वो कन्वर्ट हो रहा किसी और चीज़ में जाके, तो उसको कोई भी बेनिफिट किसी टाइप का नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और अब जो भी न्यूज़ आएगी मैं उसको कराऊंगा बाद में, ठीक है। और एक न्यूज़ आई है, मतलब कि कोई भी
रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर की एरिया में, बॉर्डर के 1 किलोमीटर की एरिया में नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और अगर कोई भी 50 किलोमीटर की जोन एरिया में लगा रहा है, मतलब बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक अगर कोई लगा रहा है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत में क्लियरिफिकेशन चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं लगा सकता है, ठीक है। और ये रोका गया इस वजह से क्योंकि एप्लीकेंट शुड नॉट इंगेज इंजीनियर्स, स्टाफ, एम्प्लॉयर्स, लेबर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना विदाउट MHA परमिशन। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, तो ये GS3 में टॉपिक ऐड कर सकते हो आप। जब इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आता है तो उसमें ये कि इस तरीके से ये चीज़ रिसेंटली में अप्लाई की गई है। और एक न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि RBI ने गाइडलाइन इशू की है। उन्होंने बोला है कि लोन रिकवरी वाले जो भी लोग होते हैं ना भाई, तो जिसने लोन लिया है उससे प्यार से बात करोगे आप, हैरास नहीं करोगे, ठीक है। तो बैंक वाले नहीं लोग भेज देते इधर से उधर को कि भाई ये जाओ पैसे चाहिए मुझे, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्यार से कॉल करनी है और आप कितनी कॉल कर रहे हो उस बंदे को वो भी आपको पता होना चाहिए पूरा टोटल, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज़ यार, ये बैकग्राउंड नॉइज़ में बच्चे खेल रहे हैं ना तो उनकी आवाज़ आ जाती है कभी कभी। सम टाइम मोटरसाइकिल पास फ्रॉम माई होम तो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो होता क्या है, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि RBI ने ना गाइडलाइन इशू करके बोला है कि भाई देखो आपने पैसा दे दिया ठीक है, पर आपने जब पैसा दिया होगा तो कोई कोलेट्रल तो लिया होगा ना। अब अगर बंदा पैसा नहीं दे रहा है ना तो आप प्यार से बात करोगे, इज्जत से, ठीक है। आप बेइज्जत बात नहीं कर सकते, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सोशल मीडिया पे उसकी कोई वीडियो का पोस्ट करेंगे, ना ही उसका कहीं नंबर आप पब्लिक करेंगे। हाँ, आप कितनी कॉल कर रहे हैं आप अपनी डायरी मेंटेन करिए, उसमें आप लिखिए सब कुछ, बट आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। और आराम से बैठिए, प्यार से बात करिए, उसको समझाइए, उसको बताइए कि सर ऐसी सी बात है। The bank shall ensure the recording of a context text of a call made by the employee या recovery agent to the borrower or guarantor and by the borrower guarantor to the telephone mobile number provided by the banks are to be maintained. A bank shall ensure that its recovery agent or a structure of incentive for its employee or those covered under its contract with a recovery agency do not इंड्यूस द एडोप्टेशन ऑफ हार्श रिकवरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो भाई प्यार से लेना कि पैसे का लेना है। वैसे मैंने तो कोई लोन लिया नहीं है क्योंकि मुझे लोन बैंक देगी नहीं, बोलेगा बेरोजगार हो भाई तुम्हें क्या ही लोन दूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मतलब आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ओके बाय।